बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ साहब की वापसी का बाकायदा ऐलान किया गया है। कल वज़ीर इत्तलात ये कह रहे थे कि दफ्तर ख़ारजा से कहेंगे कि वो उनकी वापसी का बंदोबस्त करे। उसके बाद शहजाद अकबर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि हम नैब को कहेंगे। नैब की तरफ से बाकायदा ये जवाब आया कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि ये अदालत के फ़ैसले पर हुकूमत का अपना डिसीजन था, तो लिहाजा हुकूमत खुद से ये काम कर सकती है। नैब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता नैब एक और केस में, जो कि तोशा खाना रेफरेंस का मामला है, उसमें सुलेमान शहबाज और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए ज़रूर काम करना चाहता है और काम कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि शायद नवाज शरीफ साहब खुद ही वतन वापस आना चाहते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? हुकूमत ये कहती है कि उनके साथ गलत बयानी की गई। ऑब्वियसली उनके अपने लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आके बताते थे कि नवाज शरीफ साहब कितने बीमार हैं, सबसे पहले तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी जांच पड़ताल का, उनकी तहकीकात का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो खुद कहते थे कि उनके सामने ऐसी रिपोर्ट्स रखी गई कि उनको लगा कि वाकई नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं और उनको उन पर रहम आ गया। अब बकौल शेख रशीद इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। उनको पछतावा है इस चीज़ का कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। उनके अपनी पार्टी के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जाने देने के फ़ैसले से हुकूमत की अपनी साख को, ख़ुसूसी तौर पे PTI जो कि बतौर जमात एक एहतसाब का नारा लेकर सामने आई थी, उनको बड़ा धचका लगा है। अब क्या ये रिकवरी मोड ऑन हुआ है उस साख को वापस हासिल करने के लिए? ये नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात की जा रही है और कितना आसान होगा? शेख रशीद ये भी कहते हैं कि इसहाक डार को तो ला नहीं सके, तो नवाज शरीफ साहब को वापस लाना कौन सा आसान काम होगा? दूसरी जानिब NRO, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, आज शिबली फराज साहब ने, वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आवाम के सामने रखे और वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म ये कहते हैं, पूरी हुकूमत ये कहती है कि FATF के मामलात में कानून साजी के बदले में हमसे ये NRO मांगा जा रहा था। और वो ये है कि जी 38 में से 34 ऐसी शिकें हैं जिसमें तरामीम तजवीज़ की अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं शिबली फराज साहब ने आज ट्वीट भी किए हैं। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद होंगे, सईद काजी साहब मौजूद होंगे और सलीम बुखारी साहब मौजूद होंगे। एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आकर हम अपनी डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की वापसी वाली बात अचानक कैसे हुई? वो तस्वीर जो सामने आई जिस पर हुकूमत को ये रियलाइजेशन हुई कि शायद वाकई अब सेहतयाब हो गए, उनको वापस आना चाहिए। जी, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह के फजल से। अब अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इसके 3 पहलू हैं अगर डायरेक्ट इस पे आया जाए। पहला है कि हुकूमत, एक सुना था हमने, हुकूमत ने 26 मुल्कों से मुआहदे किए हैं इंफॉर्मेशन के तबादले के और मुल्ज़मान के, और नून लीग वालों ने भी किए थे इससे पहले, उन्होंने क्रेडिट लिया था, ये हमने एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज। हाँ, और सुना था कि इसहाक डार साहब को लाने के लिए MOU साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने। शहजाद अकबर साहब ने आपको ये खुशखबरी दी थी? हाँ जी, सुनाई थी और बड़ी अच्छी, और वो मैंने ट्वीट भी किया था शहजाद अकबर साहब से, उससे मैं पैसे लूंगा क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं। अच्छा, कब से सुन रहे हैं सलमान शहबाज वापस आ रहे हैं जी? कब से सुन रहे हैं हसन हुसैन को लाया जा रहा है, अली इमरान ने वापस आना है, और हसन हुसैन, हाँ हसन हुसैन, अली इमरान। लिहाजा पहला पहलू जो वो ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस खुद आ जाएं तो ठीक है, वरना ये हुकूमत 3 साल भी नहीं ला सकती। ठीक है, उनको अगला। दूसरा, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब की इंटेंशन है वापस आने की? क्योंकि ये भी बड़ी बात अभी बता। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर मैं NRO दे दूं, लास्ट उन्होंने कहा, तो ये ऊंची आवाज में बात भी ना करेंगे। इस वज़ीर आज़म साहब से पूछना था कि अब पछतावा हो रहा है, उस वक्त रहम क्यों आ गया था? आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे,
आप सारे इदारे आपके अंडर थे, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे। अच्छा, क्यों तब रिपोर्ट्स चेक नहीं की थी? अच्छा, ये सब वुज़रा जो आज लाइन दर लाइन बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमें बताते हैं कोई लाहौर कोई कराची, जाने दो, सिर्फ दो वुज़रा थे जब वफाकी काबीना में मसला आया था तब खड़े हो जाते कि सर एक मरतबा रीचेक कर लें। अच्छा, फिर डॉक्टर फैसल हैं, वजीर सेहत हैं आज, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बताया मैंने फैसल को भेजा, उसने चेक किया, इनसे पूछें। यास्मीन राशिद लम्हा बे लम्हा हमें बताती थी, उनसे पूछें। डॉक्टर अयाज महमूद सरकारी बोर्ड के हेड थे, उनसे पूछें। डॉक्टर ताहिर शमसी को कराची से बुलवाया गया, उनसे पूछें। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के डॉक्टर इकट्ठे हुए थे, उनसे पूछें। उस निजी लैब से पूछें जिसमें मुबैना तौर पर अगर कोई गलत हुआ है तो ये सारा। क्या मरियम नवीज़ के ट्वीट और वो जो लीगियों के बयानात इतने आपको ब्लैकमेल कर गए थे कि अचानक रहम शहम आ गया था? अच्छा, चौथी बात जो है मियाँ साहब से कहना है, कोई अखलाकियात, कोई मंतक, कोई असूल, कोई आपकी कोई है सही? आप यानी इतने झूठे हैं, इतने 2 नंबर हैं, इतने फ्रॉड करते हैं। 12 बीमारियां हैं आपको, 17 दवाइयां आप रोज़ाना खाते हैं, प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम है, तशवीशनाक हद तक बीमार हैं, 9 मेडिकल बोर्ड आपके यहाँ बने, 13 मेडिकल रिपोर्टें आपकी यहाँ हुई, 3 अस्पतालों में यहाँ चेकअप हुआ, आपके जेल के बाहर एम्बुलेंस 24 घंटे और डॉक्टर खड़ा रहता था। आपको हर रोज़ हमें मरियम औरंगज़ेब बताती थी एयर एम्बुलेंसेज आ रही हैं, जा रही हैं, सडन डेथ का खतरा है, ख्वाजा हरस ने कहा अल्लाह उनको सेहत दे, कुछ हो गया तो कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर होगा, ये हमें बताया गया। अभी भेजो, 8 हफ्ते पहले, आखिरी 10 सेकंड, 8 हफ्ते पहले इनको मिली तिब्बी जमानत, ये रायविंड में अरशद मलिक से मिलते रहे और डॉन का किरदार अदा करते रहे, और जस्टिस खोसा ने वापस आके कहा था आपको तो 1 घंटे में ऑपरेशन हो जाना था, आपकी तो तबीयत घर जाके ज्यादा खराब है, इस समय जेल में अच्छी होगी, आपने ऑपरेशन क्यों? 9 महीने 4 दिन हो गए हैं आज नवाज शरीफ को, इस वक्त तक 9 महीने 4 दिन, तो वापस एक दिन वो बैठे हैं, लेकिन अभी उनकी शायद वो पॉलिटिकल एक दिन हसन के बगीचे में, शायद हुकूमत को तब ख्याल आया है जरदाई साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से, हसन के बगीचे में, एक दिन हसन की छतरी तले, एक दिन किसी पार्क में, ये क्या है? क्यों? वो तो कह रहे हैं कि भाई वॉक करने का डॉक्टर ने कहा, और वॉक करते करते कहीं बैठ गए अगर कॉफी पीने, तो उसमें क्या हर्ज है? राइट, बुखारी साहब, नहीं मैं एक दिन भी अस्पताल में एडमिट हुए, वो बात सही है, हमें ये भी बताया गया था कि शायद उनको अमेरिका लेके जाना पड़ जाए, कोई सर्जरी ऐसी है। लेकिन बुखारी साहब, ये अचानक ऑब्वियसली हुकूमत को ख्याल उनकी तस्वीर सामने आने के बाद आया, या कोई और वजह है कि जी नवाज शरीफ साहब कोई सियासी रवाबित तेज कर रहे हैं, या मुहर्रम के बाद जिस तरीके से कहा जाता है ऑपोजिशन शायद कोई तहरीक शुरू कर देगी, ये हुआ क्या? ये और इस चीज से आप मुत्तफिक है कि नहीं ला सकती हुकूमत वापस नवाज शरीफ साहब को? जब उनकी मर्जी होगी, जब वो खुद आना चाहेंगे तो ही आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सादिया, और भट्टी साहब ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू कर दी, इसलिए मैं कोशिश करता हूं उन पहलुओं का जिक्र करने की जिसका अभी तस्करा नहीं हुआ। वो कॉल शायर के बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अभी तक हम यही तय नहीं कर पाए हैं कि उन नवाज शरीफ साहब को भेजा किसने था बाहर। कोई कहता है कोर्ट ने भेजा था, कोई कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं मुझे रहम आ गया था, वज़ीरा और मशीर कहते हैं कि जी रिपोर्टें इतनी डेंजरस थी, लगता था किसी वक्त भी हमारे गले ना पड़ जाएं। जहां तक उनके घर वालों का तल्लक है, चाहे वो मरियम थी, चाहे उसके बेटे थे, चाहे वो कुछ भी था, उन्होंने तो रोना ही था, उन्होंने तो पीटना ही था। मगर मुझे तो यकीन आया जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो इतने शदीद बीमार हैं कि मुझे उनके ऊपर तरस आ गया। मैंने कहा लो भाई वाकई बीमार है नवाज शरीफ साहब। तो एक बात तो ये तय रखें कि इस कौम को यकीन दिलाया इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, उनके वजीरों, सफीरों और डॉक्टरों की, जो बहुत बड़े प्रोफेसरों के प्रोफेसर और डॉक्टरों के डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हैं, उन्होंने टेस्ट जाके शौकत खानम से करा के भी कहा कि उनकी तो बहुत बुरी हालत है, लेकिन यह वजह भी उनके बाहर जाने की नहीं है। अदालतों में क्या होता रहा वो आपके सामने, भट्टी साहब ने उसका तस्करा भी कर दिया है। असल बात यह है कि जिन्होंने उन्हें भेजा है वही ला सकते हैं उनको, और कोई नहीं ला सकता उनको। अगर अदालतें ला सकती होती, अगर पंजाब हुकूमत ला सकती होती तो इसहाकडार वापस आ गए होते। अगर हुकूमतें ला सकती होती, अथॉरिटीज ला सकती होती तो अल्ताफ हुसैन का ट्रायल यहां पाकिस्तान में हो रहा होता। ये सारा कुछ आपके सामने है। लिहाजा क्वेश्चन इज सिर्फ उनको किसने भेजा है? उनको उन्होंने ही भेजा है जो अक्सर भेजते हैं, उन्हीं की मर्जी के साथ वो वापस आएंगे और वही रास्ता बनाएंगे उनकी वापसी का। आप ये देख लीजिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर वो खुद लाए जा सकते होते तो जब 8 हफ्ते गुजर गए थे तो पंजाब हुकूमत को तो तड़पना शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट के बकौल एक्सटेंशन जमानत की उन्होंने देनी है। पहले तो इस क्रिमिनल साइलेंस का मुझे जवाब देके दें। रास्ता कोई बनता हुआ नजर आ रहा है?
मुझे एक जुमला वो मैं पहले वाला पूरा किए बगैर आगे बढ़ूंगा नहीं। 7 महीने और 9 दिन की इनकॉम्पिटेंस जो है पंजाब गवर्नमेंट की, उसका जिम्मेदार कौन है? जिसने तज़किरा तक इस अरसे में करना मुनासिब नहीं समझा। और ये आपको पता है किसकी ख्वाहिश, किनके डर और किसकी ताकत के बलबूते पे ऐसा होता है। एक बात। दूसरी बात यह कि अब आप मुझसे पूछ रही हैं कि वो वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनके लिए जब राह हमवार हो जाएगी, जब उनके लिए कोई रास्ता निकल आएगा जो इमरान खान ने तय नहीं करना, पीटीआई ने तय नहीं करना, उनके वजीरों शफीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंसों ने नहीं तय करना। शेख रशीद साहब आधी बात बताते हैं, आधी गोल कर जाते हैं, पता उनको भी। ये मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, मुझे आखिरी बात कर लेने दें। हाल इनका यह है कि एक तस्वीर चाहे पार्क की आ जाए, चाहे रेस्टोरेंट की आ जाए, चाहे छतरी के नीचे आ जाए, पूरी हुकूमत जो है उसके ऊपर लग जाती है कि ये देखें जी कितना बड़ा जुल्म हो गया। ओ भाई, ये जाने भेजने से पहले सोचना था ना। क्यों आया तरस आपको? जवाब दें इसका आप। अच्छा, मुझे सईद काजी साहब मुझे ये बताइए कि जिस तरह इन्होंने कहा कि ऑब्वियसली जब उनके लिए रास्ता हमवार होगा वापसी का तो वो आ जाएंगे, सवाल ये है कि क्या कोई ऐसे आसार आपको नज़र आ रहे हैं कि उनके लिए रास्ता हमवार हो रहा है या किया जा रहा है? और ख़ुसूसी तौर पे जब मरियम बीबी की जिस दिन नैब में पेशी थी और फिर वो दोबारा एक एक्टिव किरदार अदा करते नजर आई सियासत में, वो खामोशी भी ख़त्म हुई, ट्विटर पे भी उन्होंने बात करना शुरू की और फिर अब तहरीक की बातें भी हो रही मुहर्रम के बाद। तो क्या कोई है ऐसे चांसेस कि वाकई PMLN नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी आके उसको एक एक्टिव अपोजिशन का किरदार अदा कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझने के लिए कि वो कैसे यहाँ से गए, ज़रा थोड़ा सा तारीख़ में झांक के देखते हैं कि इस नाबगा रोज़गार लीडर को हमारी इस मनस्से शहूद पे लेके कौन आया था। थोड़ा ज़्यादा नहीं, 85 में चले जाएं, 80 में चले जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सी सारी चीज़ें। और जितनी हम लिस्ट गिनवाई है बेगुनाह लोगों की कि इन्होंने ज़ियाउल हक ने भेजा था इंटेलिजेंस एजेंसी, सुन तो लेना, 7 जनरल भी लगाए। और सर तो जनरल नहीं तो और कौन? 7 जनरल भी लगाए। अर्ज तो सुने ना, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक डिक्टेटर, जिस जो गासिब था, जिसने ये जहरीले पौधे लगाए और जिसके जहरीले पौधों ने पूरे समाज में, सहाफत में, सियासत में गंद फैलाया। और बताएं, सबका नाम लेंगे। अब आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक। अब पहले हाँ जी ये लिफाफे कहां से आए थे? पहले कोई नहीं थे लिफाफे। ये किधर से वारदातें बनी? ये SUVs कहां से आए? 8-8 करोड़ के शहीद काजी एंकर के पास ये किधर वारदात हुई? ये कहां? ये मुझे बताएं। मैं आपको कहानियां सुनाता हूं। किस साफी की ड्यूटी लगी थी जब तय हो गया था? मैं क्या बताऊं कि किसकी ड्यूटी लगी थी कि इनको हमने इस मुल्क के अवाम पे मुसल्लत करना है। हम तो खुल के बात करेंगे हजूर, चाहे 1 दिन करनी है चाहे 10 दिन। अब रहेगी अगली बात कि जी वापस आएंगे, ठीक है वही लाएंगे। मैं भी अर्ज कर दूं, वापस लाने वाले ला सकते हैं, मगर आगे मोहतरमा उनकी ज़ौजाए मोहतरमा बैठी हुई हैं, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हैं। उन्होंने वो एस्टेब्लिशमेंट जो उनके खानवादे, उनकी जो ये बनी सारी बेटी जो थी, बेटी उनकी साहबजादी जो हैं, जो ये भूल गई थी कि शरीफ डायनेस्टी जो है वो जनरल हमीद गुल ने बनाई थी। ये खेल अब ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसलिए। और वापस हाँ, कमजोरी अपनी जगह पे है आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स की, वो नहीं ला सकती। उन्हें पता था, नहीं पता था, इट्स अ मिस्ट्री, कोई आके बता दे। उनको भी धोखा हो गया या वो उसका हिस्सा थे। आई एम नॉट डिफेंडर ऑफ देम। मगर बात यह है कि मैं एक बात जरूर बात खत्म करता हूँ, खुदारा कुछ ऐसा ढूंढें। इस मुल्क के लोगों का नसीब ये नहीं है। ये लोग हैं जिनको दोबारा हम अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे और इनके तो ये हुआ है। वापस आते हैं या नहीं आते, लेकिन एक बात जरूर है, फिक्रा खत्म करता हूं, आखिरी फिक्रा खत्म करता हूं जी। कौम इस्तग़फ़ार का विरद कर रही है जब से जरदारी साहब ने कहा है मैं दोबारा आ रहा हूं, और कौम इस्तग़फ़ार पड़ेगी और तौबा ताइब होगी जब उन्हें यह बताया जाएगा कि फिर भी आंदे जे। आई थिंक दिस नेशन एंड कंट्री एंड पीपल डिजर्व बेटर। आपने सिविलियन गवर्नमेंट की जो कमजोरी की बात की कि भाई उनके हाथ में चीजें कितनी हैं, वो मामलात अपनी जगह, तो फिर NRO की बात जो वजीर आजम साहब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए कान खोल के सुन लो, NRO नहीं दूंगा, NRO दे दूं तो फिर ये आगे बात भी नहीं करेंगे, तो वो फिर कितना इनके हाथ में है? वो क्लेम कैसे करते हैं?
देखिए, ये तो वो चीज़ है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि जो उनके अपने वोटर सपोर्टर्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए ज़मीनी हकायक डिफरेंट है। सही है, ज़मीनी हकायक बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो मौसूम अपने सपोर्टर की ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इमरान खान साहब बहुत भोले आदमी हैं। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस राह के सबसे वो क्या कहते हैं ना, घाक खिलाड़ी हैं। छठी ढील या अरेंजमेंट है ये, जिसके तहत मरियम नवाज साहबा खैर से चुप बैठी हुई रायविंड में, और वो खैर से एवन फील्ड में बैठे हुए छठी मरतबा ये, जब अब गिने तो, और 6 का धुआं नहीं लगने दिया। और दूसरी बात, सईद काजी साहब के और मेरे या बुखारी साहब के जज्बात एक ही हैं, लेकिन मुझे ये इस कौम में इतना टैलेंट है, ये फिर कंधों पे बिठाएगी, फिर मियाँ दे नारे बज्जणगे। आज बात सुन लेना, फिर आज ये इलेक्शन में चले जाए पंजाब में 20 सीटें ना ले सके तहरीक इंसाफ। अच्छा, ये तो अगर आज इलेक्शन होते हैं पंजाब में तो आप कह रहे हैं पीएमएलएन वहां से जीत जाएगी। अखलाकियात नहीं है, कोई असूल नहीं है, कोई मंतक नहीं है। बिरादरी है, मेन कैंडिडेट होते हैं, पीछे नारे होते हैं, बिरयानी की प्लेट होती है, कीमे वाले नान होते हैं, और कहाँ गया वो आपका सिविलियन बाला? That's how it is। आप क्या करेंगे? मियां साहब बोले क्यों? आपने कह रहे हैं कि वोटर इतना इंटेलिजेंट है कि फिर इनको लेकर आ जाएगा। कोई नहीं, जिसके छत नहीं है ऊपर और नीचे पांव तले अपनी जमीन नहीं, उसका वोट कैसे अपना हो सकता है? ये जहालत नाचती है हमारी। मैं इरशाद भट्टी उसमें शामिल है। मैं एक हद तक हूँ, 4 चीजें मुझे ज्यादा आती हैं, लेकिन एक हद से आगे मैं भी जाहिल हूँ। तो बात ये, अच्छा दूसरी बात, आपने कहा ये बोले क्यों हैं, ये क्यों बोले हैं, ये क्यों अपने हाथ में ले लिए? ये जो तशवीशनाक हद तक बीमार आदमी था, जिसको एयर एम्बुलेंस में ले जाना था, इसके कोई अखलाकियात नहीं, कोई मंतक नहीं। सारा छोड़ दें, एनआरओ जिसने दिया सारा छोड़ दे, एनआरओ नहीं मिला हुआ सब छोड़ दे, हुकूमत को रहम आ गया ये भी छोड़ दे कि ये हुकूमत ने गलती की, ये भी छोड़ दे कि, लेकिन इस कौम में कोई शऊर नहीं है कि ये था वो तशवीशनाक हद तक बीमार आदमी जो आज पार्टी मामला संभाली। पार्टी मामला अच्छा, उसमें भी फिर एक्सट्रीम्स है ना, आप इधर जाएंगे जो पीएमएलएन मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, वो आपको कहेगा कि भाई बीमार हैं, वो आप जितनी मर्जी बहस करिए वो नहीं सुनेगा ना, वो उनका अल्लाह उनको सेध दे एज ए ह्यूमन, देखें अल्लाह उनको सेध दे एज ह्यूमन बीइंग। मैं सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि जिस बंदे का इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा होने लगा था, 2500 प्लेटलेट्स थे, शामे गरीबा बरपा थी, लम्हा बेबेला बाल टू बाल कमेंट्री हो रही थी, वो बंदा जाकर उधर अब पार्टी मामला संभाले। क्यों संभाले? इसलिए आखिरी बात, क्यों संभाले? इसलिए संभाले मरियम को नैब ने क्यों बुलाया, इसलिए संभाले तोशा खाना क्यों रेफरेंस खुला, इसलिए संभाले कि जमीनों वाला वो जो हमने जरी जमीन वो हुई थी, वो फ्रॉड किया था, धोखा किया था, कानून बदल दिया, वो क्यों पूछा? अब एक मनसूबा बंदी के तहत, हाउस ऑफ शरीफ गुड कप बैड कप का मास्टर है, अब एक मनसूबा बंदी के तहत वो चुप कर गए शाहिद खान अब्बासी, हुर्रियत पसंद और मफावत पसंद शहबाज शरीफ, अब ये आगे शहबाज शरीफ क्या करेंगे? भाईजान गुस्से हो गए, थोड़ा सा उनको मनाएं, भाईजान गुस्से हो गए, जो ताकि वो करो मानो, सारी उम्र यही करते रहे। ठीक है, तो अभी सलीम बुखारी साहब, अभी ये जो एपीसी इनकी होनी है मुहर्रम के बाद, अब कह रहे हैं डेट्स दे रहे हैं, वो उसका क्या फ्यूचर है? शहबाज शरीफ साहब क्योंकि खामोश हैं, ये वजह है कि नवाज शरीफ साहब को वहाँ से बैठ के फिर ये पार्टी मामलात और सियासी रवाबित अपोजिशन के साथ तेज़ करने पड़ रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, ये सियासी तौर पे जो हम बात करें कि अपोजिशन यहाँ अपना वावेला करती रहेगी, रिवायती वावेला, और यहाँ हुकूमत जो है वो उसी तरीके से 5 साल निकाल देगी। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे सवाल उठते रहेंगे, कारकर्दगी पे लोग कहीं ना कहीं तनकीद करते रहेंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि जो बात मैं कह रहा था वो काजी साहब ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में बिल्कुल वही बात कही है। मेरा भी यही ख्याल था कि स्टिंग्स कोई और हिलाता है। उन्होंने हमें जरा तारीखी हवाला दे के नाम तो खैर मैंने मजबूरन उनसे कहा है कि आप ले लें प्लीज, ताकि हमारी तो खैर क्या बेनिफिट होगा हमें तो पता है, ताकि लोग जो सुन रहे हैं उनको पता चले कि किसने क्या ज़ियाउल हक तो वो कह चुके थे, आपने कहा जनरल भी साथ लगाए, तो उन्होंने आपकी ख्वाहिश पूरी करते हुए जनरल साथ लगा दिया। हाँ, नहीं वो लगाना बहुत जरूरी था ताकि लोगों को एक थोड़ा सा इंडिकेशन हो जाए। जनरल मियां मोहम्मद नवाज नहीं, आप उसके
नहीं, जो है उसको वही रहने दें, जिनके नाम इनके साथ जनरल है उन जनरलों को रहने दें, वो उनका काम है, उनको छोड़ दें। गुजारिश सिर्फ इतनी सी थी कि जो मेरा आर्गूमेंट था वो ये था कि ये स्टिंग्स जब भी पुल होती हैं, बीमार भी लोग तभी होते हैं, बाहर भी तभी लोग चले जाते हैं, वहां जाके फिर ठहर भी जाते हैं, चाहे वो इसहाक डार है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन था उससे पहले, चाहे वो था अल्ताफ हुसैन को कौन लाया था, किसी को याद है? आज जरा याद करके देखेंगे, वहां भी कोई इसी किस्म का नाम आपको मिल जाएगा। देयर यू आर, माशाल्लाह। काजी साहब, हम आपके ताबेदार हैं इस हवाले से कि आप बड़े बबांगे दोहल जो है वो नाम लेते हैं, तो फिर उसने इस मुल्क के साथ क्या किया वो तो आपको याद होगा ना, ये भी हमें सबको याद है। वही कुछ नवाज शरीफ ने भी किया है। नवाज शरीफ ने भी इस कौम के साथ कोई रियायत नहीं की, ना मैंने कभी जिंदगी में ये कहा है कि उन्होंने बड़े दूध की नहरें बहा दी थी। कभी मेरा कोई एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दे जिसमें मैंने ये कहा कि उन्होंने कमाल कर दी थी। मेरा तो झगड़ा ही सिर्फ ये है कि भाई सियासत व्यासत कोई चीज नहीं है, यहाँ जमहूरियत शमूरियत कोई चीज नहीं है, ये किसी और का काम है। इस मुल्क में पहले दिन से 72 साल से आज तक इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ, शराकत इक़्तिदार हुई है। अब आप इसके बाद मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं अभी भी कह रहा हूं, यही नवाज शरीफ के लिए रास्ता भी बनेगा, कौम इस्तकबाल भी करेगी। और ये चौथी दफा के लिए आपको मैं एक और हवाला दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। 18वीं तरमीम एक ऐसी अटका हुआ लुकमा है गले में, जिस दिन ये दोनों पार्टियां इसके ऊपर तैयार हो गई कि हाँ हम इसको अंडू कर देंगे, उसी दिन ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूं। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर 172 वोटों से मुंतखब होता है। इसके बाद आपको कौन सा और जवाब चाहिए कि इस मुल्क में सियासत क्या है? तो यानी सईद काजी साहब, ये सारे का सारा मामला 18वीं तरमीम का है, जो बिलावल साहब आके बार बार कहते हैं कि जी ये हम नहीं होने देंगे, इसमें कोई तरमीम लाना चाहे तो वो नहीं होने देंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यही जमातें ऑपोजिशन की जो क्लेम एक करती हैं वो काम दूसरा कर देती हैं। वो कहीं ना कहीं आपको इनके कॉल फेल में तजाद नजर आ जाता है। सो ये है बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए, पता नहीं, मेरा ख्याल था आपके शो में बात हो रही थी या कहीं और, शैला रजा साहब थी, मैंने कहा हुजूर ये माफी दे दें 18वीं तरमीम पे। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जुल्फकार अली भुट्टो मेरे एक राइट्स लिख के गया हुआ है, आर्टिकल 1 से लेके 40 तक मेरे राइट्स दे दें। ये ड्रामा और फ्रॉड और होक्स ना करें, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ये 18वीं तरमीम वारदात के लिए हुई थी क्योंकि सारा माल कराची से गुजर के जाता है, ये आपके मेरे इख्तियारात के लिए हुई थी, नंबर 1। नंबर 2 में एक और बात कर दूं, हम इस तरह जिम्मेदारी से जो है वो हट नहीं सकते। पाकिस्तान के आइन में आज भी जो है वो पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो सुप्रीम है, वहां जाकर ठेके बेचना है हमने या मेरे राइट्स लेने हैं? जब आप मिलके खाते हो, जो परमानेंट यहाँ के हुक्मरान है, एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, तो वो बिल ठीक है। एक दिन आपके किसी लड़ाई हो जाती है किसी डिश पे और मुझे आके कहते हो जमहूरियत खतरे में हो गई है। ये गर्दन हाथ पे रखनी पड़ती है सियासत में। जुल्फकार अली भुट्टो आपके सामने है, उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो आपके सामने है। आप करियाने वाले हैं, दुकानदार हैं, लीडर नहीं है, पैगंबरों का पेशा है। आपने आके 3 हमारे जो दौर थे हमें ठीक करना था, या बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि भाई मैं तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझसे ये काम जो है मैं आपके राइट्स की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। आप अपने सौदे करते हो, अपने बच्चों को जो पुलिस की गाड़ियों पे पैसे ढोते हो, यहां से बाहर जाके प्रॉपर्टियां बनाते हो। आप जो है ये 2-2, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में बैठते हो। मतलब ये है कि अगर सौदेबाजी ही है इक़्तिदार में आने के लिए, वो जिनको उसूल कहा जाता है, जिनको प्रिंसिपल्स और नजरिए कहा जाता है, उस पर अगर सौदेबाजी ही होनी है तो फिर इतना जमहूरी और नजरियाती बनने की जरूरत क्या होती है? सादिया, मैं एक बात कह दूं, मुझे ये बताएं, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने उठा के बाहर फेंका बर्नी सैंडर को या नहीं? वो कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है वहां पे लोग लड़ाई लड़ते हैं। किस जगह पे एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती? एस्टैब्लिशमेंट से आपकी जो पोजीशन है वो रिक्लेम करती है सिविलियन लीडरशिप। और सिविलियन लीडरशिप कौन है? ठेके बेचो, ठेके खरीदो और उसके बाद बाहर माल बनाओ, सवेरे असेंबली में झूठ बोलो और ये कहो मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, अगले दिन अरब रुपया निकल आए और कोई बात नहीं, विक्ट्री साइन बनाते। बात यह है कि आप जिन्होंने कुछ करना था वो तो करते हैं, तारीख में करते आए हैं। आपने, हमारा गिला आपसे है, हमारे लीडर आप थे, हमने आपके लिए कोड़े खाए, हमने आपके लिए फांसियां लगी हमें, और आपने जाके हमारे हकूक का धंधा किया। तो कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मैं किसके आगे जाके रहूं? जी तो एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूं ना कि वो बनते असूली और नजरियाती हैं, लेकिन होता उसके ऑपोजिट है। लास्ट कमेंट भट्टी साहब आपसे। पहली बात तो शुक्रिया बुखारी साहब के, मैं हमेशा से मेरी ये थ्योरी है कि इस मुल्क में कोई एक शख्स भी, एक जमूरा भी जमहूरियत पसंद नहीं है। और ये हमारे यहाँ ये डब्बा बंद जो फिल्म रिलीज है, ये जमहूरियत नहीं है, ये कोई अजीब सी एक चीज कह रहे ना 18वीं तरमीम पे मान गए। और दूसरी बात है कि 100% ये ठीक है, मेरा तो ये
ये थ्योरी है, इस पे कोई भी डिबेट कर ले, ये है सेफ हेवंस लूट मार के इन्होंने जरिए बनाए थे 18वीं तरमीम 12वीं तरमीम। और ये बिलावल सब क्यों बात करते हैं, मरियम क्यों बात, रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि उधर केसेस हैं। ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ मुहिम है कि जितना कुछ लूट लिया है वो कर लें और सिंध में बैठ जाएं, उसके बाद इधर आ जाएं, बारियां लग जाएं, ये इमरान दरमियान में नाकाम हो जाए, ये फ्लॉप हो जाए, चला जाए, बाद में लुट के खाएं। अच्छा आखिरी बात जी। इस पिछले 40 साल 4 मरतबा भुट्टो की पार्टी आ चुकी है, 3 मरतबा नवाज शरीफ। लाड़काना में तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। इस कौम से मैं पूछना चाहता हूं, लाड़काना एक ऐसा शहर है कि जहां सारी सहूलतें मुयस्सर हैं। 120 हल्का है जिसने नवाज शरीफ को भी जिताया, कलसूम नवाज साहबा को भी जिताया, वहां सारी सहूलतें हैं। एक यूनियन काउंसिल जो मॉडल हो, और कराची समंदर बन गया, लाहौर तालाब बन गया, गटर बन गया, ये मुल्क कोई इदारा नहीं खड़ा हुआ, कोई शहर नहीं जो जमीन पे खड़ा, बर्बाद हो गया ये मुल्क चंद दिन केवन फील्ड और सेरे महलों की वजह से। फिर भी कहते हैं ना जमहूरियत जिंदाबाद। नहीं कोई जिंदाबाद नहीं, ग्लैमराइज ना करें, कोई जिंदाबाद नहीं प्लीज, अल्लाह के नाम पे। मैं तो उनकी बात कर रही हूं। अच्छा पता है क्यों ग्लैमराइज करूंगी, वो तो खुद करते हैं। जमहूरियत ले लो भाई, लूला लगड़ा सिक्योरिटी गार्ड रख लो, ड्राइवर अपना रख लो। मैं यही तो कह रही हूं ना कि ये वो नारा है जो उनकी तरफ से सामने आता है कि जी जमहूरियत जिंदाबाद है। मुझे ये सेगमेंट क्लोज करना है। इरशाद भट्टी साहब, सईद काजी साहब, सलीम बुखारी साहब, तीनों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पोलियो के हवाले से और इस सिलसिले में जारी कैंपेन के हवाले से। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम पोलियो के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा कि कोविड की वजह से ऑब्वियसली जो पोलियो के ख़िलाफ़ ये मुहिम थी, घर घर जाकर कतरे पिलाने वाली बच्चों को, थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नज़र आई ऑब्वियसली, क्योंकि तमाम तर हुकूमती वसाइल जो हैं वो कोरोना की तरफ थे। हस्पतालों में भी यही हाल था और जो जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भी तवज्जो इसी जानिब मबजूल थी। खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमें उन तमाम वर्कर्स को जो पोलियो के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ रहे हैं, घर घर जाकर पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को ये कतरे पिलाते हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी हमें ये पोलियो वर्कर्स काम करते दिखाई दिए हैं। कईयों की जानें जो हैं वो इस कैंपेन के दौरान गई हैं। सो यकीनी तौर पे वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 ममालिक रह गए हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जहाँ पर ये बीमारी अभी भी मौजूद है, ये वायरस अभी भी मौजूद है और ये बच्चों को इफ़ेक्ट करता चला जा रहा है। अब क्या वजह है कि ये जो जंग है इसमें अभी तक शायद हमें उतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम देखते हैं कि इस कैंपेन के ख़िलाफ़ एक कैंपेन जो शुरू हो जाती है, कहीं पर बच्चों की सेहत के हवाले से अफवाहें फैलाई जाती हैं और कहीं पर मज़हब को इस्तेमाल करते हुए लोगों को इससे इज्तनाब का दर्स दिया जाता है, मुख्तलिफ फतवे लगाए जाते हैं। तो आज ये सेगमेंट में हम उसी हवाले से जो खदशात हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और क़िबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के। क़िबला अयाज साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये बड़ी अहम कैंपेन है पोलियो के हवाले से। पोलियो के ख़िलाफ़ ये जंग पाकिस्तान अभी तक नहीं जीत सका है और उसकी वजह यही एप्रीहेंशंस हैं। सो आपको क्या चीज़ें सुनने को मिलती हैं जब लोग मज़हब के नाम पर लोगों को इससे रोकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल उठाया। पहली बात तो यह है कि इस हवाले से कुछ गलतफहमियां लोगों ने फैलाई हैं और वो गलतफहमियां ये हैं कि इसकी वजह से लोग जो हैं वो औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। तो अब इस बात की जरूरत है कि ये जो प्रोपेगेंडा इस किस्म का हो रहा है, हमारे जो तिब्बी माहिरीन हैं, डॉक्टर साहिबान हैं, सेहत से मुताल्लिक जो लोग इसके साथ वाबस्ता हैं, जरूरत इस बात की है कि वो इस गलतफहमी को और इस इबाम को दूर करें, क्योंकि पोलियो की ये जो कैंपेन है ये तो बहुत पुरानी है। अगर ऐसी बात होती तो अब तक ये आबादी इतनी ना बढ़ती। तो इसका मतलब ये है कि कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। एक मजहबी हवाला भी मौजूद था,
वो मजहबी हवाला तो बड़ी खुशी की बात है कि उलमाए किराम ने बहुत मेहनत के साथ उस पर काबू पा लिया है और अब पोलियो के कतरे पिलवाना और पोलियो की इस पूरी मुहिम के हक में फतवे दिए हैं। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इन तमाम फतवों की तायीद की है, तो वो हवाला तो अब बहुत कम हो गया है। लेकिन ये भावना है, ये इसमें जरा रुकावट है। दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी है वो है, जिस तरह आपने प्रोमो में भी बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क हैं, तो अब अफगानिस्तान के उलमा के साथ और अफगानिस्तान के माहिरीन सेहत के साथ मिलकर अगर एक जॉइंट एफर्ट की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आमद-ओ-रफ्त बहुत बड़ी तादाद में हो रही है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनूबी वजीरिस्तान में है, फिर गुलाम खान चेक पोस्ट पे आमद-ओ-रफ्त है, मीरान शाह के साथ पीर तोर खम पे है, इसके अलावा पीन बुलदक है बलूचिस्तान में। तो जाहिर है कि जब तक हम अफगानिस्तान में इस चीज पे काबू पाने में मदद ना करें और ये आमद-ओ-रफ्त जारी हो, तो उस वक्त तक इस पर काबू पाना जो है इसमें मुश्किलात जारी रहेंगी। तो आप कह रहे हैं कि ये जॉइंट एफर्ट होनी चाहिए दोनों ममालिक के उलमाए कराम की तरफ से, और ये आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है, करना चाहें अगर वेल हो तो ऑब्वियसली हो भी सकती है ये चीज़। अच्छा, मैं दोबारा इस पे आती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद साहब से भी ज़रा पूछ लें। डॉक्टर साहब, ये जो किबला अयाज साहब ऑब्वियसली बता रहे थे कि मज़हब का हवाला दे के बहुत सारे लोग पोलियो मुहिम के ख़िलाफ़ या ये जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। वो अपनी जगह उन्होंने कहा कि वो काफ़ी हद तक अब कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे उलमाए कराम की तरफ से ये फतवे हैं जिस पर तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट इसका ये है, उन्होंने कहा कि लोगों को डरा दिया जाता है कि भाई इससे आप की औलाद जो है वो नहीं हो सकेगी, या कुछ और हवाले दे दिए जाते हैं। हालांकि इस बीमारी से तो वैसे ही बच्चों की उम्र भर की माजूरी है। आपको क्या चीज़ें सुनने को मिलती हैं ज़्यादा जब हम जाते हैं कि लोगों के फेयर्स क्या होते हैं, एप्रीहेंशंस क्या होती हैं, क्या खदशात हैं, क्या ऐसा क्या है इसके खिलाफ लोगों का डर क्या है? उसमें जैसे आपने फरमाया, एक तो यही जो मजहबी आपने कहा है, और उसमें बहुत सारे तवहमात लोगों के जहन में होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारे मजहबी रहनुमा है उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि हर आलिम ने फतवा दिया है और उलमा जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये पोलियो के कतरे देना ये बिल्कुल देने चाहिए, और ये हमारा एक फ्रीज़ा है कि हम अपने मुल्क को पोलियो से फ्री कर सके। क्योंकि अगर हम आलमे अक़वाम पे नज़र डालें तो सिर्फ दो ही ममालिक हैं जहाँ पोलियो स्टिल है। पोलियो का खात्मा पूरी दुनिया से हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान वहाँ पोलियो है। और पोलियो से ये ऐसी बीमारी है कि जो हो जाए तो उसकी माजूरी का इलाज नहीं है। और पहले जब ये 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असम्बली ने ये एक रेजोल्यूशन की थी और एक चीज़ का इरादा किया था, और इस चीज़ का इरादा किया था कि पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा किया जाए। तब तकरीबन 3 लाख बच्चे जो हैं पोलियो से माजूर होते थे। अब 99% वो उसमें कमी आई है। तो एक तो यही जो कुछ ऐसे हमारे कोई बदकिस्मती से ऐसे लोग होते हैं जो कि खामखा की अफवाहें फैलाते हैं, और आपको याद होगा कि कुछ सवाद से रेडियो पे भी इस तरह के पैगामात नशर होते थे। उसके साथ साथ जैसे आपने फरमाया कि पोलियो की ड्रॉप्स की वजह से कोई खुदा न खास्ता आगे खानदानी मनसूबाबंदी का कोई ऐसा सिलसिला होता है, तो हमारे मुल्क में तो वैसे ही बच्चों की जो शरह पैदाइश है वो ज़्यादा है। और लेकिन बहरहाल इसमें ये ज़रूरी है कि हम ये अपना प्रोग्राम समझें और हम अपने बच्चों की हिफाजत करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि ये है कि जिस तरह स्मॉल पॉक्स जो है पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, कितनी मूजी मर्ज थी वो, लेकिन यह है कि उसका खात्मा हुआ। अब पोलियो का खात्मा जो है ना इंशाअल्लाह बिल्कुल करीब है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर एक भी पोलियो का बच्चा पूरी दुनिया में किसी जगह रहता है तो वो बीमारी दूसरी जगह पहुंचा सकता है। और इसकी जिंदा मिसालें हैं कि जिन ममालिक में पोलियो खत्म हो चुका था वहां भी पोलियो जो है ना वो इम्पोर्ट हुआ है, और इसमें कुछ पाकिस्तान से भी उसकी जो मिलती थी उनकी जेनेटिक लिंकेजेस उन पोलियो के केसेस का। तो मुख्तलिफ किस्म के तवामात होते हैं। कुछ तो लोग समझते हैं ये अमेरिका का प्रोग्राम है, हमें उसमें क्या चलना है। ये मिस राइट
ये जो जिस अंदाज में जो मिसकंसेप्शंस हैं, जिस तरह अभी कोविड में हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने अव्वल तो मानते ही नहीं थे कि कुछ है, उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, ये तो अफवाह है। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं जी ये तो खुद ही हुकूमत जो है वो मार रही है। मतलब किस किस्म की अफवाहें आपको सुनने को मिली हैं कोविड के दौरान? पोलियो की भी इससे कम नहीं है, आप लोगों ने खुद बता दिया कि क्या है। मैं चाहती हूँ किबला याद साहब ये इस पे भी ज़रा रोशनी डालें, हम उन वर्कर्स पे भी बात करें जो मर्द हैं, ख़वातीन हैं, जो दूर दराज इलाकों से हैं और पता नहीं कितना लंबा फासला तय करके उनको जाना पड़ता है। ऐसे विजुअल्स मौजूद हैं, ऐसी फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। सर्दी के हालात में, सख्त गर्मी के हालात के अंदर वो डोर टू डोर कैंपेन उनकी हो रही होती है और फिर वो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं उन पर टारगेटेड हमले हुए हैं बाकायदा कि वो सिर्फ पोलियो के कतरे पिलाने जा रहे हैं तो उनको मार दिया। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात की। जो पोलियो की इस कैंपेन में मसरूफ़ कार लोग हैं, ख्वाह वो डॉक्टर साहिबान हैं या दूसरा अमला है जो गली गली, शहर शहर, घर घर जा रहे हैं और पोलियो के कतरे पिलवाने के लिए लोगों को तरगीब दे रहे हैं और खुद खिदमत कर रहे हैं। तो ये सही मानों में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के फर्जंद है और हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, हम उन्हें सलूट करते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं कि जिन पे हमले हुए कुछ को कत्ल कर दिया गया, ख्वातीन को कत्ल कर दिया गया। तो ये सब ख्वातीन जो हैं ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सिपाही हैं और इनकी कुर्बानियाँ जो हैं ये पाकिस्तान के लिए हैं, तो बहुत ही काबिल एहतराम है ये। सही। प्रोफेसर साहब, ये जो आपने कहा कि फैलता है, मैं चाह रही हूँ कि इस पे थोड़ा सा ज़रा इसको मज़ीद आप एलेबोरेट कर दें, क्योंकि कोविड में भी यही था कि लोगों को हम बार बार बताते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग किस कदर ज़रूरी है और अभी भी ऑब्वियसली बार बार ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ख़तरा टला नहीं है, कम ज़रूर हुआ है। सो ये जो पोलियो है ये इसकी क्या शरह है फैलने की, ये किस तरीके से और कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा इस बीमारी को कैच कर सकते हैं? देखिए जी, पोलियो जो फैलता है वो उसको कहते हैं मुंह के रास्ते, जिसको ओरोफिकल रूट कहते हैं। कि अगर कोई गंदा पानी है या गंदे खाने पीने की अशिया हैं जो कि वायरस से आलूदा हैं, वो हमारे जिस्म में जब दाखिल होती हैं तो वायरस वहाँ अंदर जाके रेप्लिकेट करता है। फिर वो एरिया जो ख़ास तौर पर हमारा जो आसाबी निज़ाम है, जो मसल्स हैं, उनको मुतासर करता है। और इनफैक्ट जिस्म का सिवाय एक दो हिस्सों के जिस्म का कोई हिस्सा भी पोलियो की इफेक्ट से मुस्तस्ना नहीं है और किसी किस्म की भी माजूरी पोलियो में हो सकती है, मामूली से लेके बहुत ज़्यादा तक भी। और उसमें ये अमवात भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये डिसेबिलिटी होती है। तो ये ओरोफिकल रूट से होता है। इस वजह से एक तो पहली बात तो ये है कि ये हिफ्ज़ान सेहत के असूल जो है ना, हमें जो हाइजीन कंडीशंस हैं वो रखनी होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिर है कि पोलियो का वायरस जो है ना माहौल में है। जैसे अभी जो इसमें एक जो स्ट्रेटजी है कि देखने के लिए कि पोलियो कितना सर्कुलेट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इस चीज को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं होना चाहिए और इस जंग को जो पोलियो के खिलाफ है सबने मिलकर जीतना है। डॉक्टर ताहिर मसूद साहब, किबला याद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।